तो बच्चों कैसे हैं आप। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके एक महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, आपका अध्याय नंबर 4 है, जिसका कि नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वर्ग समीकरण। तो बच्चों अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण की बात करते हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इस पर हमें 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये जो 5 अंक हैं, इन 5 अंक में हमें किस तरह के सवाल मिल सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, जहां आवश्यकता हो उन चीज को नोट अवश्य करें आप, क्योंकि अगर आप वीडियो देखकर सिर्फ ये सोच के छोड़ देंगे कि हमें तो समझ में आ गया है, तो आप उतना लाभ इसका नहीं ले पाएंगे। तो अपना आप एक बार नोट इनको काफी साथ में रख के बैठे और जो आवश्यक लगता है उन चीजों को नोट अवश्य करें और साथ साथ जो बताया जा रहा है उस चीज का यहाँ पे अभ्यास भी करें। तो बच्चों सबसे पहले मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्ग समीकरण आपको लिखा हुआ है। इसमें जो अंक दिए गए हैं बोर्ड के अनुसार, इस पर जो हमें अंक हैं वो 5 अंक हमें यहाँ पे आना है। जो टोटल मार्क्स हमें यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं वो 5 मार्क्स हैं इस पर, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन हमसे इसके पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ग समीकरण की, तो जो सबसे पहले हमें आता है यहाँ पर शुरुआत इसकी जो होती है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो किसी भी वर्ग समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जो मानक रूप होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इसका मानक रूप, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसका स्टैंडर्ड। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर किसी वर्ग समीकरण की, तो कोई भी वर्ग समीकरण जो है वो हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में मिलेगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से आप क्लियर करें कि ये जो घात है, ये जो पावर है, वो हमेशा किसकी होगी, वेरिएबल की होगी, दैट मीन्स x की होगी। कई बार हो सकता है कि ये जो आपको लिखा हुआ है वो ऐसा भी लिखा मिले, a स्क्वायर x प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। इस टाइप का जो है, बिकॉज इस पे जो x है इस पे पावर 1 है, 1 है ना। तो अगर हम बात करते हैं किस वर्ग समीकरण की, तो वर्ग समीकरण की जो डेफिनेशन ही निकल के आती है, जो परिभाषा इसकी आती है, वह परिभाषा ही यह होती है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। दैट मीन्स द इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मैं पहले इसको हिंदी में लिख देता हूं फिर आपको इंग्लिश में बताता हूं कि हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं। अब अगर इसी की मैं आपसे बात इंग्लिश में करता हूं, तो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, दैट मीन्स इसकी डिग्री 2 हो, है ना। इफ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 2, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ डिग्री ऑफ एनी इक्वेशन is 2, then the equation is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर आपको। अब डिग्री, यह जो घात होता है, अधिकतम घात हमारी 2 होगी या जिसकी डिग्री 2 होगी, उसको हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसा कि हमने बात कर ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a b c जो यहाँ पे हैं ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और x हमारा यहाँ पे वेरिएबल होता है। तो आपको अगर बात करना है वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें आपका x की पावर 2 जो है, x पे घात 2 होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों सबसे पहले जो इसमें से प्रश्न बनता है, जो एक अंक का प्रश्न आता है, वो यही आ सकता है आपका कि बताइए कि आपको जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है या फिर
नहीं है। सपोज करते मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये आपका एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। हमको बताना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। दैट मीन्स यस और नो में हमको आंसर देना है इसका। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा है वो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, और a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हम बात करते हैं तो a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस बेस पे अगर मैं इसको खोलता हूँ x माइनस वन होल स्क्वायर को, तो ये हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू एक्स, दैट इज टू एक्स प्लस वन स्क्वायर इज वन। बच्चों ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो अब अगर मैं आपसे जो बात कर रहा था, हमसे पूछा गया था कि x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया है तो ये मुझे मिला है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस सिक्स। अब अगर मैं इसमें ट्रांसपोज करता हूं इन दोनों टर्म को, जो मेरे राइट हैंड साइड है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस माइनस आपका प्लस होगा तो माइनस फोर एक्स एंड प्लस सेवन इज इक्वल जीरो। आप देख रहे हैं कि लास्ट जो इक्वेशन मिली है उसमें एक्स की पावर टू है, और अगर x की पावर टू है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हम आंसर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, हमारा दिया गया समीकरण एक वर्ग समीकरण है। तो इस टाइप से आपसे सबसे पहले एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका दिए गए जो इक्वेशन है, दिया गया जो समीकरण है, वो आपका वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो आप उसको चेक करेंगे, अगर उसको आपको सॉल्व करके घात दो आपकी आती है तो आप ये बोलेंगे कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद आती है किसी भी समीकरण के मूल। वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी वर्ग समीकरण के लिए बात करते हैं मूल, तो वर्ग समीकरण के मूल का अर्थ होता है हमारी जो अज्ञात राशि है, जो वेरिएबल है, उस अज्ञात राशि के मान। अर्थात ऐसी संख्याएं जो हमारे किसी भी वर्ग समीकरण को संतुष्ट करती हैं, उनको हम यहाँ पे हमारे समीकरण के मूल बोलते हैं। तो मूल को ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं। उन विधियों की हम बात करें उसके पहले जो हमसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उसकी बात कर लें। सबसे पहले बात होती है किसी समीकरण के मूल के बारे में। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो, ये कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है, तो इस वर्ग समीकरण के मूलों के बारे में विचार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज निकालते हैं, एक मान ज्ञात करते हैं, जिसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको मैंने यहाँ डी से दर्शाया। अभी जो मेरा डी है, इस डी का अगर मैं आपसे बात करूं इंग्लिश में, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस डी को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे विविक्त। तो बच्चों अगला जो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो यही हो सकता है कि किसी भी वर्ग समीकरण का विविक्त क्या है। तो अगर हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अर्थात उसके मानक रूप में है, तो हमारा विविक्त क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। लेकिन अगर ये संख्यात्मक दिया है यहाँ पे, तो हम इसमें ए बी और सी की जगह पे अपना मान रख के एक संख्या ज्ञात करेंगे और हमारा डिस्क्रिमिनेंट हम बताएंगे। अब किसी भी समीकरण में जो उसके मूल हैं, उन मूलों की जो प्रकृति होती है वह इसी पर डिपेंड करती है, मूलों की प्रकृति, दैट इज द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की, हमारी मूलों की प्रकृति की, तो हम बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू की। अब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को हमने अगर कैलकुलेट किया है, तो देखो बच्चों यहाँ पे इसके तीन मान संभव होते हैं। तीन मान कैसे संभव हो सकते हैं कि हो सकता है इसका ये जो मान है वो हमारा ऋणात्मक हो, ऋणात्मक अर्थात लेसर देन जीरो, जीरो से छोटा हो।
दूसरा ये हो सकता है इसका मान शून्य हो, जीरो हो, इक्वल जीरो लिखा, या ये हो सकता है कि इसका मान धनात्मक हो, धनात्मक मतलब जीरो से कोई बड़ी संख्या। ये तीन परिस्थितियां यहाँ पे हमारी संभव हैं। तो अगर ये तीन परिस्थितियां हैं तो इन तीन परिस्थितियों के अनुसार हमें हमारे मूलों की प्रकृति बताना है। इस पर भी आपके एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं और ये सेम क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में भी हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से इसको ध्यान से देखें। अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के लिए विविध करके, तो जैसा कि मैं आपका यहाँ से एक 2022 के क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन आपका ले रहा हूं। यहाँ पे प्रश्न मेरा है कि x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल 0। इसका आपको विविध कर बताना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है और उसके बेस पे हमको बताना है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने बात की है कि अगर जैसे मैं इसके लिए मान निकालता हूं, जो वैल्यू फाइंड करता हूं b² माइनस 4ac की, तो अगर b² माइनस 4ac को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरा a जो है वो 1 है। इस a मतलब मेरा x² के साथ का जो नंबर है वह है। अगर मैं बात करता हूं b की, तो b मेरा जो है यहाँ पर b मेरे पास माइनस का 4 है। b मतलब हमारा x का कोफिशिएंट और c जो है वो प्लस का 4 है। c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है। तो इसके आधार पर मुझे ये वैल्यूज फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो b मींस माइनस 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, माइनस 4² इज 16 माइनस 4 हो जाए 16 दैट इज 0। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास तीन संभावनाएं होती हैं कि हो सकता है हमारा मान जो है जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, या फिर 0 हो, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो। तो अब अगर हमें जैसे ये 0 मिल गया है तो हमारा जो रूट्स है वो किस टाइप के होंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको नोट कराया तो आप फिर से उसी चीज को मैं बात करूंगा आपसे कि हम यहाँ पे जो लिख रहे थे कि हो सकता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऋणात्मक हो, दैट मीन्स कोई नेगेटिव वैल्यू हो। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, हो सकता है ये शून्य हो, 0 हो, या फिर हो सकता है इसकी वैल्यू कोई धनात्मक हो, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू हो। तो फिर हम नेचर ऑफ रूट्स को क्या कहेंगे। देखिए बच्चों, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, दैट मीन्स हमारे जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। रियल नहीं है का सेंस क्या हो गया कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमारे रूट्स, हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू में 0 आती है, तो हम बोलते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, दोनों समान हैं। और अगर हमारी वैल्यू आती है धनात्मक पॉजिटिव तो हम बोलते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हैं, दोनों रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। अब हिंदी में अगर मैं बात करता हूं रियल, तो रियल ये जो वर्ड है इसका होता है कि हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक हैं। डिफरेंट का आप जानते हैं, असमान मतलब दो भिन्न संख्या मिलेंगी और इक्वल दैट समान, आपको दो एक सी समान एक सी संख्या मिलेंगी। तो ये हमारी बात होती है नेचर ऑफ रूट्स के लिए। तो बच्चों मैं एक बार और आपको इसको डिफाइन कर दूं कि अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट तो सबसे पहले हमको निकालना रहता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविध कर। विविध कर क्या होता है हमारा? विविध कर होता है b² माइनस 4ac। हम b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या मिल रही है। हो सकता है संख्या धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या फिर शून्य हो। अगर संख्या ऋणात्मक है तो हम बोलेंगे कि हमारे रूट्स जो है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। अगर शून्य है तो हम बोलेंगे कि हमारे रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। और अगर हमारी कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, धनात्मक संख्या आ रही है, तो हम बोलेंगे रूट्स रियल हैं और बट डिफरेंट है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। आगे के लिए हम बात करते हैं। तो बच्चों आगे की जो हम बात करने वाले हैं वह है
कि अगर हमारे रूट्स रियल हैं तो उन रियल रूट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो रियल रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है यहाँ पे। सबसे पहली जो मेथड की हम बात कर रहे हैं वह मेथड होती है गुणनखंड विधि, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइज मेथड। और दूसरा जो हमारे पास होती है वह होती है फॉर्मूला मेथड, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सूत्र विधि। अब आप इस सूत्र विधि पर भी आपसे एक नंबर में कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। हो सकता है वो आपसे यही पूछें कि आपका सूत्र विधि का सूत्र क्या है, या फिर सूत्र विधि को हम और किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो सूत्र विधि है सर्वप्रथम एक भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो उन्हीं के नाम के आधार पर हम इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, और श्रीधराचार्य के सूत्र को ही वर्तमान में सूत्र विधि के नाम से जाना जाता है। वर्ग समीकरण हल करने की सूत्र विधि, जो कि क्या है, श्रीधराचार्य विधि या फिर सूत्र विधि। अगर दोनों बातें आती हैं तो दोनों एक ही बात है, उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं आप देखिए। अगर हम बात कर रहे हैं सूत्र विधि की सर्वप्रथम, तो सूत्र विधि जैसे कि अगर आपके पास समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में a b c के मान रखकर हम हमारे सवाल को हल करते हैं, हमारे मूलों को हम ज्ञात करते हैं। अब कैसे इसको करेंगे देखिए। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। इसको हमको फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि से हल करना है। तो अगर हम फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यक होता है हमारे a, b और c के मान को ज्ञात करना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी वर्ग समीकरण की वह होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप इससे कंपेयर करके a b c के मान ज्ञात यहाँ पे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि a का मान जो है हमारे पास है 2 है, b का मान अगर हम देखते हैं तो माइनस का 4 है, और अगर c की वैल्यू की हम बात करते हैं तो c हमारा 3 है। इसके बेस पे हमको फाइंड करना है x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला फिर से लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए माइनस b दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c दैट इज 3 अपॉन 2a 2 इंटू 2। क्लियर है बच्चों इतना आपको। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके हो गए हमारे प्लस। तो ये हो गया है प्लस का 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिलता है x इज इक्वल 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 24 अपॉन। ठीक है बच्चों। अब देखिए अभी हमने क्या बात की थी कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इतनी वैल्यू को हम क्या बोल रहे थे, हमारा डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविधकर। और यहाँ पे इस विविधकर का मान हमारा कैसा आया है, ऋणात्मक। वैसे भी अगर हम बात करें तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
अब चूंकि विविध का ऋणात्मक आया हमारा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, दैट इज रूट्स आर नॉट रियल। और अगर रियल रूट्स आपके नहीं है तो आप उसको ज्ञात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर होता तो आप उसके हिसाब से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके आगे इस सवाल को सॉल्व करते। ठीक है बच्चों, मैं किसी एक एग्जांपल से और आपको इसको लेता हूं। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट मुझे वही करना है, a का मान मेरा 2 है, b का मान मेरा 1 है और c की जो वैल्यू है वो माइनस की, सॉरी मुझे यहां c लिखना था। तो मेरी जो c की वैल्यू है वो माइनस का 6 है। मैं सूत्र लिखता हूं यहाँ पे, जो फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 6 अपॉन 2 टाइम ऑफ a, that is 2. Okay, so now we have x equal minus 1 plus minus of 1 square is 1 minus minus plus 4 to the 8 8 6 the 48 अपॉन 2 to the 4। इसको मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूं तो x इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 4। ओके, इससे हम और आगे जाते हैं तो x इक्वल 1 माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 is 7 अपॉन 2a, that is 2 to the 4। ओके, देखिए लास्ट पेज पे हम चल के देख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस 49 और 4 था, तो ये जो हमको मिला यहाँ पे x इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। ओके, माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास दो चिन्ह हैं, दो साइन आपको दिख रहा है, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो 1 बाय 1 आप इन दोनों साइन को चूज करेंगे। फर्स्ट हमने पॉजिटिव साइन अप्लाई किया यहाँ पे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर मैं पॉजिटिव साइन यहां से ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 4। अब आपको मालूम है कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये मुझे मिला 6 अपॉन 4। दोनों को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 3/2, ये हमको x की एक वैल्यू मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हमको मिल जाता है x इक्वल माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 4, दैट इज माइनस 8 अपॉन 4, दिस इज माइनस 2। सो जो x की दो वैल्यू है वो क्या मिलती है, x इज इक्वल 3/2 और माइनस 2। तो इस प्रकार से हमको हमारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अगर फॉर्मूला मेथड का कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो शायद आप उसको कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टराइज मेथड की, गुणनखंड विधि की। तो जैसे कि मैं उसके लिए सम नोट कर रहा हूँ, सम मैं फिर से यही लेता हूँ हमारा, या मान लीजिए सम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। आपको इसको फैक्टराइज मेथड से, दैट मीन्स गुणनखंड विधि से हल करना है। तो बच्चों देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं किसी भी सवाल को, ये ध्यान से देखें आप। अगर हम बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि की, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और हमारा जो c है, मतलब a और c के मान हमको यहाँ पे फाइंड करना है, a एंड c। हम ये देखेंगे क्लास कि हमारे पास a और c के मान क्या है। जैसे हम देख रहे हैं इसके लिए a हमारा 1 है और c हमारा माइनस 10 है। तो हम इस a और c का आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 1 into 10 that is 10। समझ आई मेरी बात आपको। हम हमारा पहला नंबर और आखिरी नंबर का आपस में गुणा
कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारा मल्टीप्लाई कितना आया है 10। अब इस 10 के हमको फैक्टर्स करना है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट कितना है 10। तो हमको ऐसे दो नंबर लाना है जिनका प्रोडक्ट 10 होता हो, मीन्स हम जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 मिले। और यहाँ पे हम गौर करेंगे हमारे लास्ट साइन पर, हमारा लास्ट साइन यहाँ पे माइनस है, तो हमको माइनस करके ये मिडिल नंबर दैट मीन्स 3 आ जाए। अगर हमारा लास्ट साइन प्लस होता तो हम बात प्लस की करते। तो अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं तो मुझको अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आता हो 10 और माइनस करने पे आता हो 3। दो नंबर जिनका आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 10 मिल जाए, जिनको आप माइनस करें तो आपको 3 मिल जाए। तो मेरे ख्याल से आपको दिमाग में आ गए होंगे कि वो नंबर हमारे पास क्या है 5 एंड 2 है, कि अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 मिलता है, 5 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो इस प्रकार से हमको ये दो फैक्टर मिल जाते हैं किसके 10 के। बात क्लियर हुई आपको? तो इस फैक्टर्स को मैं यहाँ पर मिडिल टर्म के प्लेस पर अरेंज करूंगा। ये एक्स स्क्वायर मैंने ऐसा कैसा लिखा माइनस इस 3x के प्लेस पर मैं यहां मेंशन करूंगा 5x माइनस 2x minus 10 as it is. That means we have to change only in the middle term. हमको सिर्फ मध्य पद को चेंज करना है, वो भी किस रूप में जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ये जो फैक्टर्स मिले हैं इसके अकॉर्डिंग। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, आप जानते हैं कि माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है 2x माइनस 10 इज इक्वल 0। थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, दो पेयर हमको मिल जाते हैं। फर्स्ट पेयर में हम देख रहे हैं x हमारा कॉमन है तो x माइनस 5 प्लस 2 आपका कॉमन है x माइनस 5 इज इक्वल 0। देन x माइनस 5 टेकिंग एज होल कॉमन, आप इन दोनों में से x माइनस 5 को कॉमन लेते हैं। नाउ वी हैव x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हमको मिल जाते हैं। इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपका 0 दिया हुआ है, दैट मींस आइदर द फर्स्ट और द सेकंड फैक्टर विल बी 0, या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा। तो अगर हम फर्स्ट को 0 लिखते हैं, हमने मेंशन किया कि इफ x minus 5 is equal 0 then x equal 5, और if x plus 2 equal 0 that is x equal minus 2. So these are the values of x, that means these are the roots of a quadratic equation. So x equal 5 and minus 2, these are the roots of quadratic equation x square minus 3x minus 10, x बराबर 5 और माइनस 2 हमारे वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के मूल हो जाते हैं। शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हमने किसी दूसरे सवाल के माध्यम से फिर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। इसको आपको गुणनखंड विधि या फिर फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे a और c की वैल्यू की। a हमारे पास यहाँ पर 2 है और c हमारे पास 6 है। तो फर्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमें मिलता है 12। a और c का हम गुणा करते हैं 2 और 6 का, तो हमें 12 मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट का साइन। तो हम देख रहे हैं हमारा जो आखिरी साइन है, जो आखिरी चिन्ह है वो माइनस है। तो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करें तो हमारा 12 आता हो, और जिनको हम सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस करते हो तो हमारा मिडिल नंबर दैट मींस 1 आता हो। क्योंकि x के साथ यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं लिखी हुई है तो हम 1 मान के चलेंगे। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणा 12 आता हो, जिनको घटाएं तो 1 बचता। क्लियर है आपको? ये मैंने कहां से निकाला? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 12, so we want 12 as product and the middle term is 1, so we want 1 from subtracting. ओके, अगर हम दोनों कंडीशन को एक साथ अप्लाई करते हैं तो हमको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनका प्रोडक्ट 12 आता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो हमको 4 3 12 और 4 माइनस 3 1 मिल सकता है। देखिए यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूंगा आपको, इस 12 के फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास 12 1 12 हो, 6 2 12 हो, है ना, 3 4 12 हो,
लेकिन हमको वो इनमें से जो फैक्टर्स इसके होंगे उनमें से उस नंबर को लेना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 आ जाता हो। तो हमने इसको मेंशन किया यहाँ पर 2x² प्लस इसके प्लेस पे हमने लिखा इसको 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो ये हमको मिल जाता है 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल 0। अब आप इसका पेयरिंग करते हैं तो फर्स्ट पेयर में आप देख रहे हैं दोनों नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, दोनों के साथ x है तो 2x टेकिंग एज कॉमन, नाउ वी हैव x प्लस 2। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो -3 हमने कॉमन लिया, देन x प्लस 2 इक्वल 0। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप फैक्टराइज मेथड कर रहे हैं, गुणनखंड विधि कर रहे हैं, तो ये दोनों गुणनखंड जो हैं ये एक से ही आएंगे। अगर आपके एक से नहीं आ रहे हैं तो हमने गड़बड़ की है, और परीक्षा में अगर आपसे कहीं गलती भी हो रही है तो जो पहला फैक्टर आया है उसी को आप सेकंड के जैसा लिखें, मतलब सेकंड वाले फैक्टर में भी वही लिखेंगे जो आपका यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अगर आप सेकंड वाले को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसकी पहचान कर पा रहे हैं, फर्स्ट वाले को वही लिखेंगे सेकंड। अब अगर x प्लस 2 को मैं कॉमन लेता हूं यहां से तो ये मुझे मिलता है 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब अगर मैं x प्लस 2 इक्वल 0 लिखता हूं तो x इज इक्वल मिलता है उसको -2, 2x माइनस 3 इक्वल 0 करते हैं तो ये हमें मिलता है 2x इक्वल 3, दैट इज x इक्वल 3/2। तो इस x की दो वैल्यू मुझे मिल जाती हैं, पहली है -2 और दूसरी जो है वो है 3/2। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप बच्चों इसमें से इतना भी कर लेते हैं जितना मैंने आपको बताया है तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर का कहीं ना कहीं इसमें से कवर आपका हो जाएगा। एक बार ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको शुरुआत की थी, विविक्त कर, वर्ग समीकरण के मूल ना, और वर्ग समीकरण का मानक रूप, ये सारी बातों को आप ध्यान रखें। आपसे कम से कम 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से पूछे जाएंगे, बाकी आपसे 3 या 4 नंबर में कहीं से कोई क्वेश्चन आता है तो वह एक सूत्र विधि पर आधारित या गुणनखंड विधि पर आधारित हो सकता है। इससे दूसरी संभावना किसी एक इबारत वाले दैट मींस वर्ड प्रॉब्लम की भी बनती है, लेकिन उनके साथ आपको कहीं ना कहीं चॉइस में ये मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो बच्चों शायद आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और जितना हो सकता है इसको आप शेयर भी करें। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार करें और जो मैंने बताया है उसकी आप प्रैक्टिस करें।